Let's begin with the discussion. Question number 46. Seminal plasma यानी कि semen has sperms and secretions of. 46 का आंसर है थर्ड. It has secretions of seminal vesicles, prostate gland and Cowper's gland. Cowper's gland को ही हम bulbourethral gland भी कहते हैं. और इस टोटल सीमेन में सेमिनल वेसिकल्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो करीब 60% रहती है, प्रोस्टेट की कंट्रीब्यूशन करीब 25% और जो रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन है वो है कोपर्स ग्लैंड की. और इस सीमेन में फ्रक्टोज होता है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द स्पर्म और इसी फ्रक्टोज की प्रेजेंस चेक की जाती है इन द फोरेंसिक टेस्ट फॉर द केसेस ऑफ रेप. अगर फीमेल सिस्टम में कहीं भी फ्रक्टोज का प्रेजेंस है, दैट मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था एंड दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज अ टेस्ट, फोरेंसिक टेस्ट फॉर द विक्टिम्स ऑफ रेप. तो 46 का आंसर क्या हुआ? 3. फ्रक्टोज इसके अलावा बॉडी में और कहीं नहीं होता इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. 47. If an adult female took a drug that inhibited the release of LH, which of the following would not occur? LH के बिना 14th day of menstrual cycle पर ovulation नहीं हो सकता है. तो आंसर रहेगा इसका सेकंड, release of an ovum from a mature follicle. mature Graafian follicle से ओवम तभी रिलीज होगा जब LH सर्ज आएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज. प्लस ये LH ही है जो प्रेगनेंसी कंसीव होने पर कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट करवाता है फॉर द फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी. उसके बाद लास्ट 6 months के अंदर प्लेसेंटा टेक्स अप दिस फंक्शन फॉर सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. बट हाँ, LH का प्रेजेंस रिक्वायर्ड रहेगा. तो 47th का आंसर क्या हुआ? सेकेंड. 48. If the vasa efferentia in the female reproductive system gets blocked, the gametes will not be transported from the आंसर है टेस्टिस टू एपिडिडाइमस. पूरा पाथवे याद करो. जो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे, वहां से एक नेटवर्क निकलता था जिसे रेटे टेस्टिस कहते थे. वो जाकर के ओपन होता था वासा एफरेंशिया में और फिर आगे एपिडिडाइमस, फिर वास एफरेंस. तो ये कह रहा है बीच में वासा एफरेंशिया ब्लॉक हो गया, तो टेस्टिस से एपिडिडाइमस तक का जो रास्ता था वो ब्लॉक हो गया. ठीक है. बाकी यूरेथ्रा तक तो कोई मतलब है ही नहीं वासा एफरेंशिया का. एपिडिडाइमस सीधा वास डेफरेंस में खुलता है, जिसे वासा डेफरेंशिया भी कह देते हैं. तो आंसर बचा ही क्या? फर्स्ट. 49. वन ऑफ द लीगल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल इज. इसका आंसर है फोर्थ, अबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन. लीगल मेथड्स की बात हो रही है फॉर बर्थ कंट्रोल. तो बाय एब्स्टेनिंग कोइटस फ्रॉम डे 10 टू डे 17, दैट इज अ मेथड, बट यहाँ लीगैलिटी की बात आ रही है. तो इंडिया में अंडर द लीगल सिस्टम 1971 में MTP एक्ट आ गया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का, जिसमें फर्स्ट 3 months यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन कराना सेफ कंसिडर किया जाता है. तो बर्थ कंट्रोल मेथड या अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने का ये एक बेस्ट तरीका है. सो आंसर हो गया 49 का 4. 50. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन. इनहिबिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रैन्युलोसा सेल्स इन ओवरी and inhibits the secretion of FSH from anterior pituitary gland. FSH जो anterior pituitary gland से बन के आता है, उसका अगर ओवर सिक्रीशन होने लगे, उसको रोकने के लिए इनहिबिन हार्मोन ग्रैन्युलोसा सेल्स ही सिक्रीट करते हैं. और यही वाला काम, इनहिबिन वाला काम अगर पूछ ले मेल सिस्टम में, देन इनहिबिन इज सिक्रीटेड बाय द सर्टोली सेल्स एंड इट आल्सो इनहिबिट्स द FSH एक्टिविटी. तो दोनों में इनहिबिशन FSH का ही होगा, लेकिन मेल्स में ये सर्टोली सेल से बन के आता है और फीमेल्स में ग्रैन्युलोसा सेल्स ऑफ ओवरी से बनता है. ठीक है. सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं सारे. 50 का आंसर हो गया 3. 51. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टोमी. वेसेक्टोमी के अंदर इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी हो जाएगी, सीमेन में स्पर्म्स नहीं आएंगे.
नो स्पर्म अकर्स इन सेमिनल फ्लूइड, ये भी बात सही है। नो स्पर्म अकर्स इन एपिडिडाइमस, ये गलत है। यहाँ पर वासा डिफरेंशिया या वास डिफरेंस को कट करके टाई किया जाता है। याद आ रही है ना बातें? तो यहाँ पर जब इस पार्ट को, ये जो वास डिफरेंस थी, यहाँ पर से कट लगा करके इस तरह से फिर से टाई कर दिया जाता है, तो यहाँ पर फर्दर मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स रुकेगा, उससे पहले नहीं रुकेगा। तो आंसर हो गया 51 का थर्ड। 52. The finches of Galapagos Islands, Darwin's finches, provide an evidence in favor of. आंसर पहला ही है बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन। इसमें आपको याद होगा डार्विन फिंचेस के हिसाब से हम पढ़ते हैं होमोलोगस, होमोलोगी पढ़ते हैं, दैट होमोलोगस ऑर्गन्स शो अडेप्टिव रेडिएशन। एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग एरियाज में रेडिएट हो गए एज पर द डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स। तो ये एग्जाम्पल अर्थ के ज्योग्राफी पे बेस्ड है, किस तरह से वो गैलापागोस आइलैंड पर भी रह करके एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होकर अलग फंक्शनल स्ट्रक्चर्स के लिए इवॉल्व हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा सीधा और कोई ऑप्शन, स्पेशल क्रिएशन वाली थ्योरी तो है ही बहुत पुरानी। लेमार्क ने यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन और थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दिया था। रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, हम कहीं पीछे जाकर एवोल्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं कि आगे से अब जो है इस जनरेशन से हम बैकवर्ड जाने लग गए हैं। तो ऑप्शन बचा ही क्या, बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन। तो 52 का आंसर क्या हुआ, फर्स्ट। 53rd, which one does not favor Lamarckian concept of inheritance of acquired characters? इसका आंसर है फोर्थ, मेलानाइजेशन ऑफ पेपर्ड मॉस इन इंडस्ट्रियल एरियाज वॉज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि डार्विन ने दिया था। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डिसेंट दिया था, उसने यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन और थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जैसा कुछ नहीं दिया था। जैसे कि केव ड्वेलर्स में बहुत टाइम तक अंधेरा रहने की वजह से धीरे धीरे आईसाइट वीक हो गई थी, एक्वायर्ड कैरेक्टर लेमार्क के हिसाब से। ऐसे ही प्रेजेंस ऑफ वेब्ड टोज इन एक्वेटिक बर्ड्स, जब उन्होंने, ये बताता है कि जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं वो इवॉल्व हुई थी टेरेस्ट्रियल एंसेस्टर्स से, इसलिए उनके वेब्ड फीट हैं, बड़े साइज के हैं, और वो फिर अडेप्ट हो गए धीरे धीरे एक्वेटिक कंडीशंस के लिए। इसी तरह से स्नेक्स को क्रॉलिंग करना था, तो उनके लिए लिम्स का कोई यूज नहीं था, इसीलिए लिम्स लूज हो गए। तो सब एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन है। लेकिन पेपर्ड मॉथ में ये जो कलर चेंज हुआ था ड्यू टू पॉल्यूशन, वो वाला चेंज नेचुरल सिलेक्शन था, और ये डार्विन की थ्योरी थी, ना कि लेमार्क की। तो 53 का आंसर क्या हो गया, फोर्थ। 54, a population is in Hardy-Weinberg equilibrium for a gene with only 2 alleles if the gene frequency of an allele A, capital A, is 0.7. तो अब जानते हो A की निकालने के लिए 1 माइनस 0.7 होगा, क्या आ गया ये 0.3। अब पूछ रहा है कि जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ AA क्या होगा। तो याद आ रहा है ना, AA मतलब ये ट्वाइस ऑफ AA का फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.42। आंसर हो गया सेकेंड। हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम याद है ना, A स्क्वायर कैपिटल A स्क्वायर प्लस 2AA प्लस स्मॉल a स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा अगर वो 5 फैक्टर्स जो चेंजेस लाते हैं वो नहीं ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, तो 54 का आंसर क्या हो गया, सेकेंड। 55, forelimbs of cat and lizard used in walking, forelimbs of whale used in swimming, काम देखो बदल रहे हैं, forelimbs of bats used for flying are an example of। आंसर है होमोलोगस ऑर्गन। स्ट्रक्चर सबके सेम हैं, फंक्शंस अलग अलग हैं। अगर फंक्शंस सेम होते तो हम एनालॉगस ऑर्गन्स कहते, लेकिन यहाँ पर दे आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगी ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स। और याद रखना है होमोलोगस ऑर्गन्स शो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या
इट इज डिपेक्टिंग अडेप्टिव रेडिएशन। ये सब चीजें आपस में रिलेट करके रखो। तो 55 का आंसर हुआ 3। और सबके सब एग्जाम्पल्स ध्यान दो मैमल्स के ही हैं, मैमल्स के एग्जाम्पल्स हैं सब, तो सबका बेसिक स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, इसलिए हम कह रहे हैं सिर्फ फंक्शंस में चेंज आ रहा है। 56. Here are given some early men, skeleton and cranial capacity, of which of these should have maximum similarity with modern man? ये तो याद रखना पड़ेगा। इसका आंसर है सेकंड, निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन की क्रेनियल कैपेसिटी 1300 से 1600 सीसी थी, ऑलमोस्ट नियर टू द मॉडर्न मैन क्रेनियल कैपेसिटी। तो ये सीधा याद रखो। 56 का आंसर है सेकंड, क्रेनियल कैपेसिटीज याद रखो सबकी। 57. Which of the glands is often referred in relation with AIDS? आंसर है थाइमस ग्लैंड। याद करो, एड्स के अंदर जो सेल्स अफेक्ट होते हैं सबसे ज्यादा वो हेल्पर टी सेल हैं। किलर टी सेल्स भी अफेक्ट होते हैं, लेकिन हेल्पर टी सेल्स सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। और टी सेल्स का जो मैचुरेशन डिफरेंशिएशन करवाने वाला ग्लैंड है, जिसे ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट कहते हैं, वो थाइमस है। इसीलिए इसका आंसर है थाइमस। तो एड्स के अंदर याद रखना है, द ग्लैंड विच इज गेटिंग अफेक्टेड इज थाइमस, क्योंकि द सेल्स इन्वॉल्व्ड आर मेनली हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स एंड फ्यू किलर टी लिम्फोसाइट्स। तो 57 का आंसर हो गया सेकंड। 58, मैच द फॉलोइंग है। ट्रिपोनीमा पैलिडम से एसटीडी होता है, सिफिलीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बैक्टीरिया है ये। यर्सीनिया पेस्टिस से होता है प्लाग, अगेन बैक्टीरियल। बैसिलस एंथ्रासिस तो नाम से बता रहा है, एंथ्रैक्स। और विब्रियो कॉलरे से कॉलरा होता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो 58 का ऑप्शन आपने निकाल लिया होगा, उसका आंसर होगा सेकंड। अब आ गया 59। व्हाट डज टी स्टैंड्स फॉर इन डीपीटी वैक्सीन? डिप्थीरिया, परच्यूसिस और टेटनस, कॉम्बिनेशन वैक्सीन है ये। डिप्थीरिया टॉक्सॉइड होता है, परच्यूसिस जिसे वूपिंग कफ कहते हैं उसका वैक्सीन है, और साथ में इसमें क्या है, टेटनस। तो ये तीनों को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, सीधा याद करोगे। ऐसे ही एमएमआर भी एक कॉम्बिनेशन वैक्सीन है जिसमें मीजल्स, मम्स और रुबेला दिया जाता है साथ में। तीनों एंटीवायरल हैं, मतलब अगेंस्ट द वायरसेस हैं ये वैक्सीन। डीपीटी वाली ये बैक्टीरिया हैं तीनों जो कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वहां एमएमआर में तीनों में कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, वायरसेस। 60. Smoking addiction is harmful because it produces polycyclic aromatic hydrocarbons which causes cancer. आंसर है 3। पूरा आपको लिखा रखा है, टोबैको के अंदर से, टोबैको स्मोकिंग से जो जो कंपोनेंट्स बनते हैं, हर किसी का अलग अलग टाइप ऑफ कैंसर होता है, वो भी आपको लिखा रखे हैं। प्लस इसके अलावा टार का डिपोजिशन होता है और उसका कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं वो भी है। ये नाम आ जाए पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो इससे इन जनरल कैंसर होगा। सबसे ज्यादा चांसेस किस किस के हैं? एक तो माउथ कैंसर, बकल कैविटी का कैंसर, लंग्स कैंसर, स्टमक कैंसर और यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। ये चारों कॉमनेस्ट कैंसर्स हैं पीपल हु स्मोक और च्यू टोबैको। 61. In which stage of its life cycle the silk moth begins to produce silk fiber? सीधा ऑप्शन है लार्वा। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, पूरा लाइफ साइकिल आपके सिलेबस में है नहीं। लार्वल स्टेज से ही वो सिक्रीशन शुरू कर देता है, तो वहीं से एक्सट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। तो लार्वा, एडल्ट, एग और प्यूपा, इनमें से लार्वा स्टेज से ही सिक्रीशन शुरू होगा फॉर सिल्क फाइबर। और सिल्क फाइबर में जो प्रोटीन होता है, याद है ना, वो फाइब्रोइन प्रोटीन है। और ये फाइब्रोइन प्रोटीन एंटी पैरेलल बीटा शीथ स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में याद है ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में अल्फा हेलिक्स पढ़ते हो, बीटा शीथ पढ़ते हो और ट्रोपोकोलाजन हेलिक्स पढ़ते हो। बीटा शीथ में एक पैरेलल बीटा शीथ थी और एक एंटी पैरेलल। तो जो सिल्क में फाइब्रोइन प्रोटीन है वो एंटी पैरेलल बीटा शीथ स्ट्रक्चर है।
जिसमें एक चेन N2C ओरिएंटेशन में लगती है, फिर दूसरी C2N इस तरह से ओरिएंट होती हैं और इस तरह से फिर ये जुड़ती चली गई थी। तो हर एक चेन बनती तो N2C है, लेकिन जब अरेंजमेंट होता है तो एक का N2C दूसरे का C2N ऑपोजिट ओरिएंटेशन होता है। तो 61 का आंसर हो गया 1। 62 Severe acute respiratory syndrome SARS is caused by variant of common cold virus, that is coronavirus, and it was first observed in China in 2003. कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो सार्स कॉमन कोल्ड, सार्स होता है कोरोना वायरस से, लिखा रखा है। कॉमन कोल्ड होता है राइनो वायरस से, और ये दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करती हैं। सो 62 का आंसर हो गया सेकेंड। 63 The only diploid stage in life cycle of malaria parasite Plasmodium is, सीधा याद रखो इसका आंसर, एक ही डिप्लॉइड स्टेज है, ऊकाइनीट। ऊकाइनीट जाइगोट है, जो एक एलोंगेटेड जाइगोट होता है और मोटाइल नेचर का होता है। तो एलोंगेटेड मोटाइल जाइगोट ऊकाइनीट is the only diploid stage in life cycle of malarial parasite। और जो इसका इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो है स्पोरोजोइट, ठीक है, यही आता है। और यही एंट्री लेने के बाद क्रिप्टोजोइट्स बनाता है, फिर इरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी शुरू करता है, वो ही इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट है। तो 63 का आंसर हो गया 4th। 64 Which of the following serves the best definition of birds? आंसर है सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन है। फेदर्ड बाइपेड्स, दो पैर वाले और फेदर वाले जो भी वर्टिब्रेट्स हैं वो क्या हैं? ए। वार्म ब्लडेड तो मैमल्स भी हैं। एनिमल्स विच कैन फ्लाई वो भी मैमल है, बैट है। और क्वाड्रिपेड्स ये हैं ही नहीं, तो ऑप्शन बचा ही क्या? सेकेंड। 65 वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिंग लिंक। आंसर है फर्स्ट, टॉर्टोइज। टॉर्टोइज किसी के बीच का कनेक्टिंग लिंक नहीं है। लंग फिश कनेक्टिंग लिंक है फिशेज और एम्फीबियंस के बीच में। और जो डक बिल्ड प्लैटिपस है और स्पाइनी आर्ट ईटर है, दैट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो ये कनेक्टिंग लिंक टॉर्टोइज नहीं है। 65 का आंसर फर्स्ट। 66 In which one of the following sets of animals do all the four give rise to young ones? फर्स्ट है आंसर कैंगरू, हेजहॉग, डॉल्फिन और लॉरिस। चारों मैमल्स हैं। ये चारों मैमल्स मेटाथीरियन और यूथीरियन वाले हैं। प्रोटोथीरियन वाला कोई होता तो फिर वो यंग वन को राइज नहीं देता। लायन, बैट, वेल, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एव में चला गया। प्लैटिपस आ गया इसके अंदर आपका प्रोटोथीरियन में। श्र्यू, बैट, कैट, किवी, किवी में फिर से एक बर्ड आ गया। तो ऑप्शन क्या बचा? फर्स्ट। 67 Which of the following features is not representing the phylum Arthropoda? आंसर है सेकेंड। पैरापोडिया और सीटे फीचर था एनालिड्स का, नॉट ऑफ आर्थ्रोपोडा। काइटिनस एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स में होता है, कॉकरोच में पढ़ा है हमने डिटेल में। मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी होता है आर्थ्रोपोडा में, दो सिर्फ एक्सटर्नल होता है, लेकिन हम उसे मेटामेरिक कहते हैं क्योंकि उसका मीजोडर्मल ओरिजिन है और सिंस एम्ब्रियोनिक लाइफ होता है। और जॉइंटेड अपेंडेजेस तो हैं, ठीक है। तो नॉट अ फीचर हिज पैरापोडिया। 68 करेक्ट मैच। इसका आंसर है थर्ड, सालामेंड्रा। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड इट बिलोंग्स टू एम्फीबिया। फर्स्ट देखो ऑरेलिया में, ऑरेलिया में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है, गलत है, उसमें टिश्यू लेवल है। एस्कैरिस को बता रहा है एनालिडा का मेंबर, वो एस्केलमेंथिस है। और टेरोपस को बता रहा है कि स्किन पोजेसेस हेयर और ओवी पैरस है, वीवी पैरस नेचर है। तो इसलिए आंसर कौन सा बचा? थर्ड। स्किन पोजेसेस हेयर एक ट्रू मैमल का फीचर होता है। अब आ जाओ 69 पर। द ब्लड सेल्स विच इंक्रीज इन एस्थमेटिक कंडीशंस आर। आंसर है इसका थर्ड, इजोनोफिल्स।
जब भी एस्थमेटिक कंडीशंस हैं, एलर्जिक कंडीशंस हैं, तो नंबर ऑफ इजनोफिल्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिसे कहते हैं इजनोफीलिया। याद रखना ये एलर्जिक रिएक्शंस में नंबर ऑफ इजनोफिल्स इंक्रीज एंड दैट इज कॉल्ड इजनोफीलिया। अस्थमा एक तरह का एलर्जिक कंडीशन ही है। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्टेटेड दैट हैपन्स इन द कॉमन कॉकरोच? इसका आंसर है सेकंड। मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द कोलन, और वो बिहेव करते हैं एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जिनका काम है सिलोमिक फ्लूइड को फिल्टर करके सारा वेस्ट कलेक्ट करना। पहला कहता है फूड इज ग्राउंड बाय मैंडिबल्स इन गिजार्ड। मैंडिबल्स खाने का ग्राइंडिंग करेंगे, लेकिन गिजार्ड में नहीं होते वो। मैंडिबल्स इज इंक्लूडेड इन द माउथ पार्ट। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है कॉकरोच की बॉडी में, उसके अंदर गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए एक स्पेशल ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट है। और नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिक एसिड, नॉट यूरिया। तो आंसर क्या बचा? सेकेंड। 71, करेक्टली मैच्ड पेयर ढूंढना है। टेंडन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू डेंस है, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ये बात सही है। और बोन, कार्टिलेज और ब्लड साइज कनेक्टिव टिश्यूज हैं। एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू है और टेंडन डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। तो आंसर कौन सा बचा? एरियोलर। एरियोलर को हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कहते हैं क्योंकि उसमें फाइबर्स, सेल्स और मैट्रिक्स तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो 71 का आंसर हो गया थर्ड, एक ही करेक्ट है। 72, द सॉलिड linear cytoskeletal elements having a diameter of 6 nanometer and made up of a single type of monomer are known as microfilaments. एग्जाम्पल था इसका एक्टिन फिलामेंट। जिनका डायमीटर 25 नैनोमीटर था, ट्यूबुलिन के बने थे, वो थे माइक्रोट्यूब्यूल्स। और जिनका डायमीटर था 9 से 11 नैनोमीटर और मेनली सेल टू सेल कनेक्शंस बनाते थे, वो थे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये जो लैमिन्स हैं, ये न्यूक्लियस में एक तरह का इंटरमीडिएट फिलामेंट ही होता है। तो 72 का आंसर क्या हो गया? सेकंड। जिनका मेन काम था सेल को स्ट्रेंथ देना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना और शेप मेंटेन करना। 73, which of the following structures in prokaryotic cell is analogous to the functions of mitochondria and chloroplast? इसका आंसर है सेकंड। क्यों? प्रोकैरियोटिक सेल में ना तो माइटोकॉन्ड्रिया ना क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन इनको करवाने के लिए जो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी और अदर फैक्टर्स चाहिए वो सब सेल मेम्ब्रेन पर ही अटैच्ड होते हैं। तो इनके जैसा काम सेल मेम्ब्रेन ही करेगा प्रोकैरियोटिक सेल में। याद है ना, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जहां पर इनवैजिनेशंस होती हैं, इसे मीजोजोम्स कहा था, और मीजोजोम के जिस पार्ट में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स अटैच थे, इसका हमने नाम रखा था कॉन्ड्रॉइट। मैंने कहा था आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है तो वैसा सा काम प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन कर रहा है, और उस सेल मेम्ब्रेन के हिस्से का नाम क्या है? कॉन्ड्रॉइट। अब आ जाओ 74 पे। दिस ऑर्गेनेली कॉजेज पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन मटीरियल्स like proteins and carbohydrates out of the cell. This refers to, आंसर है गोल्जी। जब भी क्वेश्चन आए सिक्रीटरी एक्टिविटीज ऑफ सेल के बारे में, तो सिक्रीशंस बाहर भेजना सिर्फ और सिर्फ किसका काम है? गोल्जी का। और जिस फेज से एग्जिट हुआ था, याद है ना, एंटर हुआ था इमेच्योर फेसिकल सिस फेज से, और मेच्योरिटी की बाद जहां से निकला था वो था ट्रांस फेज। और इनफैक्ट गोल्जी को हम ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि उसका ये भी काम है कि इस सिक्रीटरी वेसिकल को ये तक समझाएगा
कि सेल के अंदर काम करना है, कहाँ करना है, अंदर नहीं करना तो बाहर कैसे जाना है, कहाँ तक जाना है, सब कुछ समझाता है लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन। सो क्वेश्चन को चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स करके दे कि पैकेजिंग करी है, अब ये मटेरियल, ये प्रोटीन है, ये है, आखिरी में अगर पूछ रहा है कि सेल सिक्रीशन कर रहा है तो वो सिर्फ कौन करवा सकता है? गोल्गी। 75. Each type of ribosome is made up of two subunits which unite to form functional ribosome when Mg2 plus concentration is 10 raised to power minus 3 molar. आंसर क्या है? सेकेंड। याद है ना, हर राइबोसोम का एक स्मॉलर सब यूनिट होगा, एक लार्जर सब यूनिट होगा। दोनों कभी बराबर साइज के नहीं होंगे। दोनों को जोड़ने के लिए मुझे बस एक ही चीज चाहिए, वो है 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मोलर मैग्नीशियम। अगर 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मोलर से ज्यादा हुआ, मतलब 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 माइनस 1 मोलर हुआ, तो एक से ज्यादा राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगे और डाइमर्स बन जाएंगे। डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, कुछ भी बन सकता है। वो सब नॉन फंक्शनल रहेंगे। और अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है, बहुत कम है, -4 -5 है, तो कभी सब यूनिट्स अटैच होंगे ही नहीं। सो ये क्वेश्चन हुआ 75, आंसर है सेकेंड। 76. नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाउंड टू वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन आर। आंसर पता है आपको? 4. ईच Hb बाइंड्स टू 4 O2 मॉलिक्यूल्स। और अगर O2 मॉलिक्यूल ना पूछा हो तो O एटम्स पूछ सकता है, तो 8 O एटम्स होगा। तो 4 O2 मॉलिक्यूल्स और 8 O एटम्स। हर एक हीमोग्लोबिन में एक हीम पिगमेंट था, ग्लोबिन प्रोटीन था। हीम पिगमेंट में पोरफायरिन हेड था विथ 4 पायरोल रिंग्स, और ग्लोबिन प्रोटीन बना था 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का, 2 अल्फा और 2 बीटा। याद है ना? तो इसमें हमने प्रोटीन पार्ट पढ़ा था, पिगमेंट पार्ट पढ़ा था, मिलाकर हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जो ऑक्सीजन है वो जुड़ता है हीम पार्ट ऑफ Hb से, और जो CO2 है वो जुड़ता था ग्लोबिन पार्ट ऑफ Hb से। सो 76 का आंसर हुआ 4। अब आ जाओ 77 पे। चूज द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द हार्मोन एंड इट्स प्राइमरी फंक्शन। इसका आंसर है फर्स्ट, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डन बाय वेसोप्रेसिन, जिसे ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन या पिट्रेसिन भी कहते हैं। ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ सोडियम बाय ADH नहीं होगा, होगा तो एल्डोस्टेरॉन से होगा। डाइल्यूटिंग द यूरिन इंसुलिन का काम बिल्कुल भी नहीं है। और इंक्रीजिंग GFR थायरॉक्सिन को इससे कोई मतलब नहीं है। थायरॉक्सिन इज ओवरऑल मेंटेनिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, नॉट डायरेक्टली प्लेइंग एनी रोल इन द increase of GFR, glomerular filtration rate. तो इसका आंसर हुआ फर्स्ट। 78. The component of the electrical conducting system of the heart responsible for transmitting impulses from AV node to the apex of heart is, आंसर है bundle of His। ये क्या पूछ रहा है? apex of heart। यहाँ ऐसे नोड था, ये AV नोड था, और एपेक्स इस पार्ट को कहते हैं हार्ट को। ये था हार्ट का बेस और ये था एपेक्स। तो यहाँ से यहाँ तक जो सिग्नल लाया था, याद है वो बंडल ऑफ हिस था। फिर इसके ये थे पुरकिंजे फाइबर, और पुरकिंजे फाइबर की फर्दर ब्रांचेस को हम कहते थे रैमिफिकेशन। तो अगर पूछता कि एपेक्स ऑफ हार्ट के अंदर वेंट्रिकल्स की वॉल तक सप्लाई कौन भेजता है, तो आप कहते पुरकिंजे फाइबर एंड इट्स रैमिफिकेशन। क्वेश्चन में इसने पूछा कि AV नोड से एपेक्स तक कौन ले जाएगा, तो आंसर क्या होगा? बंडल ऑफ हिस। ये जो पूरा था, जो बाद में राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ हिस में डिवाइड कर गया था, इसका नाम था बंडल ऑफ हिस। तो 78 का आंसर हुआ थर्ड। अब देखो 79। A person tries to hold his breath for a minute. Which of the following changes in blood would first lead to an urge to breathe? आंसर है सेकेंड।
rise in CO2 concentration। जबकि फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, लेकिन कई बार क्वेश्चन दे चुके हैं आप लोगों को ये वाला। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि इंसान को सांस रोकने के बाद क्यों एकदम से घबराहट में सांस लेने की इच्छा होती है, तो उसकी दो वजह होंगी हमेशा ऑप्शन में। एक तो बॉडी में CO2 कॉन्सेंट्रेशन यानी कि PCO2 बढ़ गया है, और दूसरा होगा कि PO2 कम हो गया है। एक ऑप्शन बोथ 1 और 2 भी होगा, लेकिन आप जानते हो NCERT कहती है द लेवल्स ऑफ O2 फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन आर इनसिग्निफिकेंट। जबकि हमें पता है कि O2 का सिग्निफिकेंस है, लेकिन हमें ये भी पता है कि हम थोड़ी देर कम PO2 बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा PCO2 बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो हमारे लिए ज़्यादा टॉक्सिक है। इसीलिए अगर ये क्वेश्चन आए, चाहे ऑप्शन में बोथ 1 और 2 भी हो, लेकिन हमें पता है NCERT कहती है द लेवल्स ऑफ O2 आर इनसिग्निफिकेंट, तो हमें आंसर हमेशा सेकेंड मार्क करना है, राइज इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन 80 पे। हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय किडनीज इज, आंसर है एरिथ्रोपायोटिन, जिसे JG सेल्स बनाता है। JG सेल्स याद है 3 हार्मोन बनाते थे, रेनिन, एरिथ्रोपायोटिन और कैल्सिट्रायोल। जो एल्डोस्टेरॉन है वो आया था एड्रीनल ग्लैंड से, एंजियोटेंसिनोजन आया था लिवर से, रेनिन ये दूसरे डबल एन वाला रेनिन है, ये आया था कहाँ से, स्टमक लाइनिंग से, पेप्टिक सेल्स ने सिक्रेट किया था। और एरिथ्रोपायोटिन और सिंगल एन वाला रेनिन, ये दोनों कहाँ से आते हैं, JG सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी से। तो आंसर हो गया 4th। 81. In which of the following phase of cell cycle most of the organelle duplication occurs? आंसर है G1 फेज। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के लिए पूछे तो आपको आंसर G2 फेज भी मिलेंगे, क्योंकि इनका डुप्लीकेशन शुरू G1 से हो जाता है, लेकिन ये बहुत बड़े ऑर्गेनेलीज हैं, इनका डुप्लीकेशन जाके कंप्लीट G2 तक ही हो पाता है। तो इसीलिए ध्यान देना इस बात पर। इन जनरल पूछा है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलीज के लिए, तो आंसर क्या होगा, G1 फेज। 82. If a myocyte has 24 chromosomes with 10 picogram DNA at G1 phase, अभी DNA का अमाउंट डबल होगा, then what will be the total number of bivalent chromatids and amount of DNA in meiosis 1 product? meiosis 1 reductional division होता है। तो myocyte डिप्लॉइड सेल होता है, तो मैंने कहा क्वेश्चन के हिसाब से 2n क्या है, 24। तो अब सीधा ऑप्शन देखो, पूछ रहा है बाइवेलेंट कितने बनेंगे, तो बाइवेलेंट याद है इस तरह से दिखाते थे हम। जो प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 1 में सबसे पहले था लेप्टोटीन, फिर था जाइगोटीन। लेप्टोटीन तो बुके स्टेज था, जाइगोटीन में मुझे ये बाइवेलेंट दिखने शुरू हो गए थे, जो पैकेटीन में जाकर मुझे टेट्रावेलेंट के फॉर्म में दिखेंगे। ये मैंने एक सेट दिखाया, इसके हिसाब से आपको दिख रहा है 12 सेट प्रेजेंट होंगे। तो अब जरा नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स इमेजिन कर लो, ये एक सेट है तो ऐसे कितने सेट बनेंगे, 12 बाइवेलेंट्स बन जाएंगे। बाइवेलेंट पूछ रहा है, टेट्रावेलेंट पूछ ही नहीं रहा, लेकिन क्रोमैटिड पूछ रहा है, तो फिर यहाँ खोल कर देख लो, यहाँ पर एक सेट में 1 2 3 4 4 क्रोमैटिड्स हैं, ऐसे 12 सेट हैं, तो 12 4 जा 48 क्रोमैटिड्स, और 10 पिकोग्राम DNA होगा हर किसी में, क्योंकि DNA पहले डबल हुआ था, 10 से 20 हुआ इस फेज में, लेकिन मियोसिस 1 रिडक्शनल है तो फिर से आधा हो जाएगा। तो कितना DNA हो गया, 10। तो आंसर हो गया इसका फर्स्ट। 83. Select the correct statement with respect to blood vessels. आंसर है थर्ड, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। फर्स्ट कहता है आर्टरी हैज नो वाल्व, सही बात है। सेकंड कहता है वेन्स आर कोलैप्सिबल बिकॉज दे हैव थिन वॉल्स, सही बात है।
आर्टरी के कंपैरिजन में देखें तो उसका ट्यूनिका मीडिया और स्पेसिफिकली इलास्टिक कोट पतला होता है। थर्ड, ट्यूनिका इंटरना ऑफ आर्टरी हैज सिंपल इलास्टिक मेम्ब्रेन विद एलोंगेटेड एंडोथेलियल सेल। ये कुछ नहीं होता, ट्यूनिका इंटरना बना हुआ है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का, जिसको कैपिलरी की दीवार पर हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं एंडोथेलियम। और फोर्थ कहता है आर्टरीज आर नॉट कोलैप्सिबल एज दे हैव थिक वॉल्स। लेस चांसेस ऑफ कोलैप्स हैं क्योंकि उनका इलास्टिक कोट इज मच थिकर एज कंपेयर टू वेन। तो 83 का आंसर क्या हुआ? थर्ड, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 84, when the doctor taps the patella, kneecap, घुटना with a rubber-headed hammer, simple knee-jerk reflex occurs. Which of the following is not involved in this reflex? आंसर है थर्ड, इंटरन्यूरॉन। रटना पड़ेगा, लिखा रखा है, ये एक मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है। एक ही साइनैप्स होता है बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। इसमें कोई इंटरन्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं है। और मैंने बताया था इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, याद ही रखना पड़ेगा। दैट नी जर्क रिफ्लेक्स इज अ टाइप ऑफ मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। सिंगल साइनैप्स विल अकर बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। तो इंटरन्यूरॉन इन्वॉल्व होने का कोई मतलब नहीं है। 85, enzymes catalyze biochemical reactions by lowering the amount of activation energy. फर्स्ट होगा आंसर। एंजाइम रिएक्शन रेट बढ़ाते हैं कैटलिस्ट की तरह, इनिशिएट नहीं कर सकते और एंड ऑफ रिएक्शन में कभी खत्म नहीं होते। लेकिन वो काम करते कैसे हैं? बाय रिड्यूसिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। याद है हमने एक ग्राफ पढ़ा था बिटवीन द फ्री एनर्जी एंड द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अगर एंजाइम नहीं था तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, और अगर एंजाइम था तो एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए थी। तो एंजाइम के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी डिप हो गई थी, और एक्टिवेशन एनर्जी थी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ रिएक्शन, कि कम से कम इतना गैप चाहिए मुझे कि सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाए? प्रोडक्ट। ठीक। 86, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन इज टर्म्ड एज। आंसर है थर्ड, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। याद है FRC इक्वल टू RV प्लस ERV। ध्यान आ रहा है सबको? इसमें से जो वॉल्यूम फोर्सफुल एक्सलेशन में दिया जा सकता है वो था ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और कुछ भी हो जाए, मोस्ट फोर्सफुल एफर्ट्स भी हम डाल दें, तो जो वॉल्यूम एक्सेल आउट नहीं हो सकता वो था RV। तो क्वेश्चन पे ध्यान देना, जैसे आप पढ़ोगे ना वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग्स, तो आपको दिखता है आंसर RV, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो आंसर क्या होगा? FRC। 87, which of the following immunoglobulins does constitute the largest percentage in human milk? इसका आंसर है IgA। एक ही सिक्रीटरी एंटीबॉडी होती है, चाहे सलाइवा पूछ ले, चाहे टीयर्स पूछ ले, कोई भी सिक्रीशन पूछे, सिक्रीशन में कोलेस्ट्रम, मदर्स मिल्क पूछे, तो कौन सा एंटीबॉडी है? IgA। 88, ड्रग कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ। ऑप्शन में दिख रहा है एरिथ्रोजाइलम कोका, कोकेन निकलेगा उससे। कैनबिस सटाइवा, जैसे हेम्प प्लांट कहते हैं, उससे भांग, चरस, गांजा, मारिजुआना सब निकलता है। और पापावेर सोमनिफेरम से ओपिएट्स निकलते हैं, ओपियम, पॉपी प्लांट के जिसकी बात हो रही है, जिससे हम मॉर्फिन, कोडीन ये सब बनाते हैं। और एट्रोपा बेलाडोना से सीधा एट्रोपिन निकलता है जिसकी हैल्यूसिनोजिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो 88 का आंसर क्या हुआ? थर्ड। 89, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ पेरीप्लेनेटा इज, रिपीट हो गया,
सेम यूरिक एसिड होता है, ये पता होता तो आप क्वेश्चन नंबर 70 सॉल्व कर देते हैं। तो कॉकरोच यूरिकोटेलिक होता है, उसका नाइट्रोजनस बेस है यूरिक एसिड, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड है। लास्ट 90 क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट मैच स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एन इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। इसका आंसर है थर्ड, abundantly found in human body। ह्यूमन बॉडी में इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस बहुत रेयर हैं, सिर्फ कुछ हैं एडल्ट ह्यूमन हार्ट में और कुछ थे एम्ब्रियोनिक लाइफ में, बाकी नहीं है। पहली बात सही है, ट्रांसमिशन इज सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन। पता ही नहीं चलता कि बीच में कोई साइनैप्टिक डिले है भी, करंट ही फ्लो करता है। टू वे ट्रांसमिशन कैन अकर अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, दोनों तरफ से हो सकता है, एक्सोडेंड्रोनिक, डेंड्रोएक्सोनिक, एक्सोएक्सोनिक, डेंड्रोडेंड्रोनिक। Impulse transmission across an electrical synapse is always faster than a chemical synapse। Synchronized है, कोई केमिकल नहीं सिक्रीट करना पड़ता तो फास्ट है, लेकिन हमारे बॉडी में दो न्यूरॉन्स के बीच में जो साइनैप्टिक गैप होता है वो है ही ज्यादा, तो इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस बनाने पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिंपल सा पेपर था। कोई डाउट्स हैं यू कैन अप्रोच अस, कभी भी कोई डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।